अब मैप में देख सकते हो। लेकिन अफ़गानिस्तान का हिस्सा जहाँ पे मतलब बलूचिस्तान वाला एरिया जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, वहाँ पे गन्ने की काश्त उस लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं होती है जैसे बाकी एरियाज़ में होती है। एक रीज़न ये है, हमने पहले भी पढ़ा है जब हम मिट्टी के टाइप्स पढ़ रहे थे, कि जो बलूचिस्तान की मिट्टी है उसमें चूने की मिकदार ज़्यादा है। उसके अलावा जो उसकी सरफेस है वो काफ़ी सख्त है, पथरीली है। और उसके अलावा एक तीसरा रीज़न है कि वो ढलवानदार है। चौथा रीज़न है कि वहाँ के पानी का इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी रीज़न्स बन जाती हैं कि बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो बलूचिस्तान वाले एरिया में नहीं ग्रो करती। वहाँ पे सिर्फ जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं और बाकी जो सारी फर्टाइल लैंड है वो बाकी एरियाज़ में चली जाती है। अब ये पाकिस्तान का आप नॉर्दर्न एरिया देखो, ये देखो ये सारा एरिया, हालांकि यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है और बहुत ऊंचा इलाका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत सारी क्रॉप्स हो जाती हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा है। उसके अलावा जो कीमियाती मादे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इजीली जो है कुछ क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं और सस्टेन हो सकती हैं। उसके अलावा पंजाब है, पंजाब का जो अपर रीजन है, मतलब पंजाब का जो पंजाब की प्लेन्स पंजाब की नहीं, पूरी प्लेन्स इंडस की कहते हैं ना, और जो पंजाब वाला है वो अपर रीजन आ जाता है, और जो है नीचे सिंध वाला वो लोअर आ जाता है। लेकिन सिंध में क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सिंध की ज़मीन काफ़ी रेतली भी है, उसमें जो है समुद्री अज्जा ज़्यादा हैं। उसके अलावा यहाँ का जो पानी का मेन सोर्स है वो सिर्फ एक इंडस रिवर है, जो यहाँ पे सिर्फ एक दरिया बन के उतर के बहरा वो अरेबियन सी में उतर जाता है। तो उसके अलावा कोई और मेन सोर्स नहीं है सिंध में, तो इस वजह से यहाँ पे भी फसलें कम होती हैं। जो फसलें ज़्यादा होती हैं वो होती हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में यहाँ पे दरियाए सिंध की 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। उसके अलावा पंजाब में नहरों का निज़ाम जो है वो एक अच्छा खासा जाल है जो पूरे पंजाब में बिछा हुआ है। तो यहाँ के लोग जो हैं अगर सिर्फ़ और सिर्फ इस पर डिपेंडेंट होना चाहें एग्रीकल्चर पे तो इजीली हो सकते हैं और अच्छा ज़र मुबादला कमा भी सकते हैं। लेकिन फिर भी आजकल के जो एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि पंजाब जैसे रीजन में भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की ज़मीन जो है और जहाँ के फार्मर्स जो हैं निगलेक्ट हो रहे हैं और उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। लोग जो हैं फार्मर्स, अब देखो फार्मर्स की ज़िंदगी जो है मिजरेबल हो रही है कि उनको और ज़्यादा तरीके ढूंढना पड़ते हैं। कुछ हैं कुछ जॉब्स कर रहे हैं, मतलब जब पढ़ जाते हैं तो अब प्रेफर करते हैं कि जॉब हो जाए, कोई अच्छी जॉब हो जाए। तो उनके मतलब हालांकि अगर देखा जाए तो अगर उनके पास ज़मीनें हैं और ज़मीनों पे वो ग्रो करना चाहें और हुकूमत साथ दे और हुकूमत उनकी पूरी एफर्ट, मतलब हुकूमत हेल्प करे मुख्तलिफ लोन्स के ज़रिए से, टेक्निकल असिस्टेंस के ज़रिए से, तो अच्छा खासा जो है हमारी पॉवर्टी मुल्क में ख़त्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जा रही। कुछ इम्प्रूव हो रहा है लेकिन वो इतना रैपिड इम्प्रूवमेंट नहीं है, ग्रेजुअली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अब देखो कि आपकी बुक्स में लिखा होगा कि जो गन्ना क्या है और शुगर कैन कैसे हेल्प कर सकता है हमारी। अब जो गन्ना है, गन्ना मौसम गर्मा खरीफ, ये जो है ये जो खरीफ फसलें होती हैं उन वो फसल है और एक अहम नकद और फसल भी साबित होती है। इक्तिसादी लिहाज से ये एक अहम फसल है जिससे ज़रूरी शोबे का, पाकिस्तान का जो ज़रूरी शोबा है उसका 3.2% और कौमी आमदनी का 0.6% जो है वो इस पर मुश्तमिल है, उससे हासिल होता है कि जितना भी ज़रूरी सेक्टर में पाकिस्तान कमा रहा है उसका, और ज़रूरी शोबे में जो इसकी रेशो है वो है 3.2% और जो पाकिस्तान उससे कमा रहा है वो 0.6% है और इसे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। गन्ना चीनी, गुड़ और शक्कर के हसूल का ज़रिया है। गन्ने की फसल 12 से 18 माह तक पक जाती है। गन्ने का पौधा जो होता है वो तो देखा होगा, तना बतौर बीज इस्तेमाल होता है, मतलब कि गन्ने को कोई बीज नहीं होता है, गन्ने वो तना काट के ही ज़मीन में लगाते हैं फिर इसे ग्रो करते हैं, जिस पर मौजूद आँख या जिसको इंग्लिश में बड कहते हैं, इसे पौधे की नशोनुमा होती है। मतलब जो पौधे, इसकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्टिविटी का सिस्टम है वो उस बड के ज़रिए से होता है क्योंकि इसका कोई बीज नहीं होता। उसके बाद है कि गन्ना अगरचे इस्तवाई गर्म मरतूब ख़त्े का पौधा है लेकिन बरे सगीर में इसकी जो काश्त है कि गर्म इलाके में ज़्यादा होता है, मतलब मुल्तान एरियाज़ में, रहीम जार ख़ान में बहुत सारी मिलें लगी हुई हैं और रीज़न यही है कि मिलें वहाँ पे लगती हैं, शुगर मिल्स, जहाँ पे करीब गन्ने की ज़्यादा फसलें हों, क्योंकि गन्ना को आप ज़्यादा दूर नहीं लगा सकते वरना गन्ना रास्ते में सूख जाएगा और गन्ने में से उतना रस नहीं आप जो निकाल सकते हो जितना कि इसका होना चाहिए। उसके बाद ये है
कि इसकी जो तारीख़ है बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पहले लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक गन्ने की काश्त का आगाज़ वादी सिंध में हुआ। अगेन यही भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका आगाज़ हुआ। जैसे गंदम का, राइस, कॉटन और इस ऐसी चीज़ों का इंडस वैली ने आगाज़ किया, ऐसे ही गन्ने के आगाज़ भी यहीं से हुआ। दुनिया में इस तवाई ख़त्े में गन्ने की फसल की काश्त और बर्दाश्त और करने की काश्त का काम किया जाता है। गन्ने की फसल की एक दफ़ा काश्त से 3 से 4 फसलें हासिल की जाती हैं। मतलब ये बार बार लगाना नहीं पड़ता है, एक दफ़ा का लगाया हुआ 3-4 बार जो है वो उससे काट के हम जो और भी बना सकते हैं, उसे और 3-4 बार 3 लेयर्स में हम काम कर सकते हैं। इस्तवाई ममालिक में गन्ने में चीनी का तनासब जो है 12-14% है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 10-11% तक है। कि जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे उससे 14% तक चीनी हासिल हो जाती है, मतलब जो रेशो है। लेकिन पाकिस्तान में वो थोड़ा मिनिमम है। पाकिस्तान में गन्ने की क्वालिटी उतनी भी बेहतर नहीं है। उसके बाद है कि इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट कैसा हो, सूटेबल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मौजू जो दरकार अवामिल है और हालात कैसे हों। सबसे पहले आती है कि इसके लिए आबो हवा कैसी है, उसका इन्वायरमेंट, उसकी क्लाइमेट कैसा हो। अब इसका जो दर्जा हरारत है वो होना चाहिए 18 ता 30 सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब ना बहुत ज़्यादा ये सर्दी वाले एरियाज़ में ही होता है, ग्रो हो सकता है अच्छा, मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, और ना ही ये गर्मी वाले। इसलिए इसका जो मिनिमम और पाकिस्तान का जो मतलब 90.16% आई थिंक वहाँ पे जो बारिश होती है सालाना वो 10 इंच से कम है, जो किसी भी इस तरह की क्रॉप के लिए सफिशेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ की बारिश ही काफ़ी है, लेकिन बाकी एरियाज़ में क्या है कि ऑल्टरनेटिव वेज यूज़ करना पड़ते हैं, चाहे वो नहरी पानी यूज़ करें, चाहे दरियाई पानी यूज़ करें, चाहे कोई और तरीका यूज़ करें फसलों को काश्त करने के लिए। तो गन्ने के साथ भी ऐसे ही है। गन्ने के लिए जो पानी चाहिए वो है 100 ता 150 सेंटीमीटर, 40 ता 60 इंच बारिश की ज़रूरत है। जबकि बारिश की कमी की सूरत में आपाशी की ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान में इसको बहुत दफ़ा करना पड़ता है। और क्योंकि इसकी आपाशी के दौरान इसको 15 दफ़ा जो है आपाशी की इसकी जो इसको करने के दौरान, इसकी ग्रोथ के दौरान इसको 15 बार आपाशी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है कि इसकी मिट्टी की टाइप कौन सी हो और मिट्टी किस तरह की मिट्टी में ये ज़्यादा ग्रो करता है। अब जो गन्ने की मिट्टी है वो भारी दरियाई मैरा ज़मीन जिसमें पानी की निकासी बेहतर हो और नमी बरकरार रखने के लिए सलाहियत हो। मतलब ये ऐसी खुश्क ज़मीन में भी नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा नरम ज़मीन में भी नहीं हो सकता। ये उस ज़मीन में होता है जहाँ पे उस ज़मीन की खासियत में कीमियाती मादे जो उसके एसिड्स हैं वो उसने कुछ % तक नमी भी रखें, मतलब कुछ गीला गीला भी रखें, कुछ पानी भी रखें और कुछ उसको जो है ऊपर से खुश्क भी करते रहें कि ना ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में, इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा गर्म में हो सकता है ना बहुत ज़्यादा ठंडे में, इसलिए इसके लिए मॉडरेट किस्म का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि और ये जो रेतली ज़मीन गलने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रेतली ज़मीन गन्ने के लिए मौजू नहीं है। ज़मीन में वाफर नामियाती मादा, चूना, फास्फोरस और पोटाश का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ चूना है। पोटाश और फास्फोरस जो है वो प्लेटूज़ में आ जाती हैं और प्लेटूज़ की जगह ढलवान होती है, तो वहाँ पे फसलें अच्छे से नहीं होती हैं। इसलिए इसकी फसल के लिए पंजाब का एरिया जो किसी हद तक पहाड़ी भी है वो वाला एरिया मौजूद रहता है, क्योंकि उसमें पोटाश भी होता है, फास्फोरस भी होता है और चूना भी पाया जाता है, जो बॉर्डरिंग मतलब जो पंजाब और बलूचिस्तान का जहाँ पे बॉर्डर बन रहा होता है वहाँ पे। उसके बाद आ जाओ कि गन्ने की काश्त के लिए जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, ये इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। मुनासिब ज़मीन का इंतखाब, ठीक है, वो हमें पता है कि हर चैप्टर में लिखा हुआ है और उसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस होनी चाहिए। हमें हमारी जो फार्मर को उसकी ज़मीन का पता हो कि उसकी ज़मीन की टाइप कौन सी है, उसकी ज़मीन में कौन से एसिड्स ज़्यादा हैं, कौन से एसिड्स कम हैं, कौन सी खाद यूज़ करनी है, कौन सा फसल का किस फसल के लिए कौन सी बीज की टाइप यूज़ करनी है और कितना पानी देना है, कब देना है, प्रोसेस क्या है, ये सारा का सारा जो है ये इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा लेबर भी हो, उसके बाद कि वो मिल्स जो यहाँ पे बनी हुई है उसके करीब हो, उसके बाद कि सड़क जो है वो उसके लिए जो
जो हाईवे है, सॉरी जो भी हाईवे है उससे करीब हो, ताकि ये ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। ये सब चीज़ें, उसके अलावा जड़ी बूटियों को तल्फ़ करने का पता हो कि कौन सी खाद यूज़ करनी है और कौन सी जो ये ख़त्म करने वाले स्प्रे वगैरह यूज़ करने हैं। हुकूमत की सरपरस्ती हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत को इसमें हेल्प करना है कि कहीं भी इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली कोई एक किसान जो कोई काम जो है नहीं कर सकता। बहुत सारे मामलात में हर किसान को हुकूमत से जो है मदद चाहिए होती है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ख़बरों में आजकल कि इंडिया में कुछ चल रहा है किसानों का, किसानों ने हड़ताल की हुई है। कुछ पता है क्यों की हुई है? वो सारे दिल्ली में जमा हुए हैं, कुछ तो रीज़न होगा, और कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसानों के साथ और पाकिस्तान की शुगर कैन के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ हम रिलेट कर सकें। अब उसके बाद है कि पाकिस्तान में गन्ने की अहम पैदावारी इलाके कौन से हैं, ये एरियाज़ के हवाले से और रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है कि कौन से प्रोविंस में और कौन से डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा गन्ना ग्रो होता है, और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलें लगाई गई हैं, और कौन से एरियाज़ हैं जहाँ का किसान एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसकी जो काबिलियत है एक्सप्लॉइट हो रही है। अब ये पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पंजाब का प्लेन्स ऐसी हैं जहाँ की जो एसिड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ की ज़मीन में आयरन भी पाया जाता है, जो उसके लिए बहुत मौजूद है। उसके अलावा यहाँ की जो ज़मीन है उसमें और भी बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो मौजूद रहते हैं। तो इनमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा है वो सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ओकाड़ा, ये सारे एरियाज़ हैं। उसके बाद लिया वगैरह और रहीम जार ख़ान, बहावलपुर, यहाँ पे भी गन्ना काश्त होता है। उसके अलावा है सूबा सिंध में जो इंडस प्लेन्स की लोअर है, मतलब लोअर इंडस प्लेन्स हैं, उनमें नौशेरा, सांगड़, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, ठट्टा के एरियाज़ हैं जहाँ पे ये ग्रो हो सकता है। फिर KPK में भी होता है, हालांकि वो इलाका है पहाड़ी, लेकिन फिर भी वहाँ पे ग्रो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे अगेन आयरन की तादाद ज़्यादा है। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चारसदा, मर्दान के इलाके बहुत ज़्यादा अहम है, नसीराबाद, जाफराबाद, ये भी बहुत अहम है। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में गन्ने का ज़ेर काश्त रकबा है कितना है, और उसकी पैदावार और किस तरह से वो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। ठीक है, अब पाकिस्तान में, अब मैंने पहले आपको ये स्टैटिस्टिक दिखा रही हूँ 2013 का, और इसमें है 63.7। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 2014 का और 2015 का, उसके मुताबिक इसका डिक्रीज़ हुआ है, और डिक्रीज़ इस तरह हुआ है कि 62.83 हो गया है। मतलब यहाँ पे दिखा रहे हैं 2013 का 60 कहाँ पे है, हाँ 63.7, और हमारा अब का दिखा रहे हैं अगले साल का 62.83। ठीक है, कि डिक्रीज़ हुआ है, और इसमें गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस तो है ही, और किसानों की अनअवेयरनेस भी है। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के वक्त फ़ी हेक्टर पैदावार जो थी वो 29 मेट्रिक टन थी, जबकि 2015 में इसकी जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं वो हो गई है 57.8। सुबह पंजाब में 62.3% पैदावार के साथ, और मतलब पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। फिर सुबह सिंध है और KPK है, सिर्फ 3 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और पंजाब और बलूचिस्तान का वो इलाका जो बॉर्डर बना रहा है इन दोनों प्रोविंसेस के दरमियान। यहाँ पे अब आप कंपेयर करो बाकी एरियाज़ के साथ पाकिस्तान को। देखो, सबसे पहले है कि यहाँ पे इस लिस्ट में देखो जो आपको शो हो रही है, इंडिया पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, चाइना पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में लिस्ट में नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे है। मतलब इंडिया चाइना से भी आगे है, वहाँ पे चाइना से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इसकी। इसका मतलब है कि वो उनका एक तो एरिया वहाँ पे जो है वो इस गन्ने की काश्त के लिए सूटेबल है। दूसरा ये है कि वहाँ के जो किसान हैं वो अवेयर्ड हैं, उनको पता है कि लॉस क्या बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। और उसके अलावा एक तो लॉ से अवेयरनेस है, दूसरी उनकी अवेयरनेस है वहाँ की जो अपनी ज़मीन से अवेयरनेस है, क्योंकि फार्मर्स पहले भी बताया है कि बग़ैर टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस के कुछ भी ग्रो कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनकी ज़मीन में कौन से एसिड्स हैं, और वो एसिड्स और ऊपर से वो खाद ऐसे यूज़ करते हैं जिनको पता ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा एसिड्स कर देते हैं। मतलब वो इंक्रीज़ इतना कर देते हैं कि फसल को जला देता है।
तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन कैसी है, उस पर कौन से बीज की कौन सी टाइप यूज़ होगी, कितना पानी यूज़ होगा, कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ होगी, ये सारी की सारी जो है हमें असिस्टेंस होनी चाहिए। और इसमें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आगे निकल रहे हैं और हम उनसे बहुत पीछे हैं। हालांकि हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन वो वाले कंट्रीज़ आगे हैं। फिर सबसे पहले है जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील में जो सबसे पहले नंबर पे है, वहाँ पे उनकी जो पैदावार है और पाकिस्तान की पैदावार को कंपेयर करो, पाकिस्तान में है 63.7 और उनकी है 739.3, मतलब उससे हमारे कितने गुना हमसे ज़्यादा वो आगे जा रहे हैं। तो ज़मीन उनकी जो फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसी ज़मीन हमारे मुल्क की है वैसी ज़मीन ही अमेरिका में भी है, ठीक है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में। लेकिन फ़र्क क्या है, वो ज़मीन को यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब अगर आपको ये सवाल आए कि आपके मतलब आप क्या समझते हो कि अगर पाकिस्तान इस गन्ने की पैदावार में पीछे है और इतने ज़्यादा नहीं कमा रहा जितना इसे करना चाहिए, तो एक रीज़न ये भी है कि हम इसके बारे में अवेयर नहीं है। ना फार्मर्स अवेयर हैं, ना हुकूमत अवेयर है और ना हुकूमत अवेयर कर रही है। कोई ऐसे जो है वो नहीं कर रही है। मतलब कुछ मतलब इम्प्लीमेंट्स करते हैं, लॉज इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फिर लोकल लेवल पे आम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आम लोगों तक हुकूमत की पहुंच ही नहीं हो रही है फ़िलहाल तक। अब आगे देखने क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हमने पढ़ना? आवाज़ आ रही है मेरी? कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट? अब ये आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए आज सैटरडे है, आप लोगों की नेक्स्ट सैटरडे को प्रेजेंटेशन होगी। आप इफ्रा की तरह ही सभा भी कर ले, सेंड कर दे मुझे। और ये प्रेजेंटेशन होगी आपकी किस पे करूं? आप कोई भी चूज़ कर लो टॉपिक। मतलब जितना भी पढ़ा है हमने आज तक, जब से ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर लो अपनी मर्ज़ी का। और ये नेक्स्ट सैटरडे को आप लोगों की प्रेजेंटेशन है। क्लास 10:50 तक है। हो गया ओवर लेक्चर। ठीक है, तो कोई सवाल पूछना हो, कुछ समझना आई हो? और आप लोगों ने असाइनमेंट का टॉपिक ले लिया हुआ है नेक्स्ट वीक का? अच्छा, असाइनमेंट के लिए आप लोग ले लो क्या होना चाहिए, ज़मीन की टाइप्स, ठीक है, कि पाकिस्तान में ज़मीन कैसी है, जो पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कौन से एरिया में किस मादे की तादाद या किस एसिड की तादाद ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे चूना ज़्यादा है, कहाँ पे आयरन ज़्यादा है। ये है चैप्टर नंबर 4। ये पाकिस्तान वाला जो सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 4 की असाइनमेंट है आपकी। और प्रेजेंटेशन इनमें से किसी पे भी कर लो जितना हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और असाइनमेंट जो है आप चाहे 1 पेज की बनाओ, चाहे जितनी आपकी मर्ज़ी, इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चाहे आप 1 पेज पे कर लो, लेकिन क्लियर हो, तो पता चल लग रहा हो कि आपको पता है। ये ना हो कि आप ये जो बुक पे लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।